वेलकम बैक टू मिस्टिकल केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। छोटा सा इफेक्ट है, बहुत 5 मिनट का टॉपिक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम जो हम इस लेक्चर में करेंगे वो है भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करना। आपको पता होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक, इंडक्टिव, ये तीनों इफेक्ट हमने किए थे, लेकिन इनके पीवाईक्यू स्टडी नहीं किए थे। उसका एक रीजन ये है कि काफी सारे क्वेश्चन में दो इफेक्ट या फिर तीनों इफेक्ट एक साथ लगते हैं। दोनों तीनों को कंपेयर करके हमें देखना होता है कि भाई कैसे इफेक्ट जो है लगेंगे। इसीलिए मैंने सारे पीवाईक्यूज को बचा लिया था आज के लेक्चर में। तो थोड़े से टाइम में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट खत्म कर देंगे और उसके बाद डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सोल्व करना चारों ही इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के ऊपर। तो जल्दी से समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। तो देखो भाई, अभी तक हमने जो तीन इफेक्ट पढ़े, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन और मेसोमेरिक, तीनों ही परमानेंट इफेक्ट थे, मतलब मॉलिक्यूल में वो हमेशा लगेंगे ही लगेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो कि टेम्परेरी है। टेम्परेरी का मतलब ये है कि इसे मॉलिक्यूल के अलावा एक आउटर सोर्स की जरूरत पड़ती है, एक अलग मॉलिक्यूल की, एक तरीके से स्पीसीज की जरूरत पड़ती है, तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है लग सकता है हमारे मॉलिक्यूल्स में। तो यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आखिर है क्या। देखो, ए टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ ए रिएजेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अगर किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाए, अपनी जगह पर ना रहे, कहीं और पहुंच जाए, पाई बॉन्ड जो था वो किसी एक तरफ थोड़ा सा झुक जाए, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाए, तो उसे बोला जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। मेन बात यहाँ पर क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ ए रिएजेंट, मतलब किसी बाहर के रिएजेंट की प्रेजेंस में ऐसा होना चाहिए, तभी जो है हम लोग उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलेंगे। अब ये जो इफेक्ट है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? देखो, केमिकल रिएक्शंस में हमें क्या देखना होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ एक बात नोटिस करनी होती है कि कहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, कहाँ इलेक्ट्रॉन्स कम है। क्योंकि कोई भी रिएक्शन हो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कुछ इस तरह से होती है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो ये इसलिए हमें देखना जरूरी होता है कहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, कहाँ पर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर जा रहे हैं, उसी से हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस होती हैं। तो अभी इस इफेक्ट की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो हो सकता है रिएजेंट की प्रेजेंस में उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए, या फिर हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है तो हो सकता है किसी आउटर रिएजेंट की प्रेजेंस में उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। एक मोमेंट के लिए टेम्परेरीली जो है मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रोफिलिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों को बढ़ा सकता है ये इफेक्ट, यही इसकी इंपॉर्टेंस है। दिस इफेक्ट कैन एनहांस इलेक्ट्रोफिलिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी, दोनों ही इंप्रूव कर सकता है, दोनों ही ये बढ़ा सकता है, इसीलिए इस इफेक्ट को स्टडी करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसका। देखो भी, कार्बोनिल ग्रुप बिकम्स मोर इलेक्ट्रोफिलिक इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। इसको मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ क्या मतलब है। देखो, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होता है कुछ इस तरीके से। अब कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है भाई, एक कार्बन हमारे पास है जो कि यहां पर प्रेजेंट है, और ये कार्बन क्योंकि ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके ऊपर आता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो बॉन्ड में पोलराइजेशन जरूर होगा, बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी जरूर आएगी। यहाँ पर भी डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज ऐसे आ गए। अब यहाँ पर ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, इसका नेचर होता है इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसका जो कार्बन एटम है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है, क्योंकि इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इस वजह से क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं, अब न्यूक्लियोफाइल क्या क्या हो सकते हैं, मान लो हाइड्रोक्सियल आयन है, साइनाइड आयन है, ये सब न्यूक्लियोफाइल है। तो ये बड़े आराम से अटैक कर पाते हैं इस कार्बोनिल के
कार्बन पर। तो यहाँ पर बेसिकली न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ये कार्बन सेंटर, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव हो भले ही कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। इसी वजह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक इसके ऊपर हो रहा है। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है जो कि इस रिएक्शन में हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स अगेन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ जा रहे हैं। रीजन क्या है, कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, बस इतना मैं आपको समझा रहा हूं। अब इमेजिन करो अगर इस कार्बोनिल ग्रुप में ये हमारे पास कोई मॉलिक्यूल था, हो सकता है किसी भी बीकर में प्रेजेंट हो या फिर किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर इसके साथ हम लोग एसिड डाल दें, अब एसिड हमारे पास मेजरली दो तरह के होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं। एक होते हैं प्रोटिक एसिड, प्रोटिक एसिड मतलब जो प्रोटॉन दे दे, H+ दे दे, जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये सब क्या है, प्रोटिक एसिड है, तो प्रोटॉन ये अपना दे सकते हैं। एक दूसरी तरीके की एसिड भी होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ ले लेते हैं, जिनको लेविस एसिड भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल AlCl3 वगैरह हो गया। तो ये दोनों ही तरीके के एसिड यहाँ पर अपना काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो अगर न्यूक्लियोफाइल के साथ में हम लोग ट्रीट करवा रहे होते इस मॉलिक्यूल को, तो क्या होता भाई, न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक करता। लेकिन अब जो स्पीशीज हमने ली है, एक तो है प्रोटॉन जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। दूसरा है AlCl3, बोरोन फैमिली का एलिमेंट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये दोनों ही ऐसी स्पीशीज है जो खुद इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप जो है वो खुद इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करेगा, वहां पर जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर जाएंगे, क्योंकि रीजन सीधा सा है भाई, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर थे ये करेंगे प्रोटॉन के ऊपर अटैक। अब इससे क्या होगा, देखो कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अभी भी है, हाइड्रोजन यहां पर आके लग गया, और क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं, जिससे कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड बना है, इसलिए ऑक्सीजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये एक प्रोसेस हमारे पास हो गई। अब यहां पर एक चीज ध्यान से समझना भाई, हमारे पास एक कार्बोनिल का कार्बन था यहां पर जो कि डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा था, इसलिए उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था। दूसरा कार्बन अब हमारे पास आ गया है यहाँ पर, जो कि अभी भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से ही जुड़ा है, लेकिन उस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ गया है। तो इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो, देखो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर है ऑक्सीजन के जैसा, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए ना, तो वो और भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो ये और ज्यादा ताकत के साथ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, मतलब करेला जो होता है वो बहुत ही कड़वा होता है, इस वजह से उसका टेस्ट बहुत ही कड़वा आता है, खाने में भी बहुत दिक्कत होती है। अब नीम जो होता है, नीम भी कड़वा होता है, उसको भी खाने में बहुत तकलीफ होती है। अगर करेले नीम के पेड़ पे लगने लग जाएं तो वो कितने ज्यादा कड़वे हो गए। तो ये यही बात यहाँ पर है, ऑक्सीजन पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ जाए तो वो और कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन और भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है, इसलिए ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ बड़े आराम से अब टूटेगा। अब अगर इस सिचुएशन में किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, इस कंडीशन में अगर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है इस कार्बन पर, जैसे कि यहाँ पर हुआ था, वैसे ही अगर यहाँ पर अटैक होता है तो ये अटैक और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। रीजन क्या है भाई, क्योंकि ये कार्बन और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ में जुड़ गया है, इस वजह से ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये और ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया है, इलेक्ट्रॉन्स की इसके पास और भी ज्यादा कमी हो गई है। तो इस प्रोसेस से हम लोग क्या समझे, देखो यहाँ पर ये जो एसिड है और ये जो AlCl3 है, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, ये कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। इस वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई कार्बोनिल ग्रुप के अंदर। तो यही है वो रिएजेंट, H+
आयन, प्रोटॉन जो है और AlCl3 जो है, ये जो दोनों ही एसिड हैं वो एक ऐसे रिएजेंट का काम कर रहे हैं जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है कार्बोनिल ग्रुप की वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोफिलिसिटी या फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाए किसी बाहरी रिएजेंट की वजह से, अगर हम लोग यहाँ से ये प्रोटॉन और AlCl3 हटा देंगे तो ये कार्बोनिल वापस से उतना ही इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा जितना कि पहले मॉलिक्यूल में था, जितना कि इसके अंदर था। तो इस वजह से हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है बढ़ा रहा है। न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ये बढ़ा सकता है। थोड़ा सा अगर मैं आपको अलग एग्जांपल लेके दिखाऊं, मान लो भाई हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और हम लोग इसका अटैक कर रहे हैं किसी अल्कोहल के साथ, किसी अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करवाई हमने इसकी। ये बेसिकली एक रिएक्शन होती है भाई, जिसको बोला जाता है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। माइल्ड प्रेजेंस ऑफ एसिड में ये रिएक्शन होती है H+ आयन की प्रेजेंस में। इसमें बेसिकली होता क्या है, यहाँ से ये ऑक्सीजन प्रोटॉन पकड़ लेता है, ये वाटर बन जाएगा, निकल जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन का यहाँ पर अटैक हो जाएगा कार्बोनिल के ऊपर। तो बेसिकली एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं इसके अंदर और क्या बनाते हैं, एस्टर बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अल्कोहल की न्यूक्लियोफिलिसिटी की, क्योंकि अल्कोहल के अंदर क्या है, लोन पेयर है, जिसकी वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की तरह काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। इमेजिन करो कि हम लोग अल्कोहल के साथ में किसी स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करें तो बेस क्या करेगा, बेस प्रोटॉन निकालेगा। अल्कोहल में प्रोटॉन कहाँ है, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से प्रोटॉन तो ये अल्कोहल निकाल के ले गया, प्रोटॉन तो ये बेस ले गया, वाटर मॉलिक्यूल हो गया बाहर, और अल्कोहल का क्या बन गया, RO नेगेटिव, एल्कोक्साइड आयन बन गया। अब यहाँ पर देखो, अल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा था। बेस के साथ रिएक्शन कराने से क्या हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर पूरा ही नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी और ज्यादा बढ़ गई है हमारे पास ऑक्सीजन एटम के ऊपर। तो इस वजह से क्या होगा, ये और भी बढ़िया न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये जो बेस हमने ऐड किया अल्कोहल के साथ, इसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है अल्कोहल की। तो यहाँ पर भी अगर ये बेस हम लोग हटा देंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी अल्कोहल की वापस से पहली जैसी हो जाएगी। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यही होता है, किसी आउटर रिएजेंट की प्रेजेंस में हमारे मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी या फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है चेंज हो जाए, इंक्रीज हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए, जो भी। तो ये होता है भाई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसका एक एग्जांपल हमने यहाँ पर भी लिखा है। यहाँ पर बेसिकली क्या लिखा है, कार्बोनिल ग्रुप बिकम्स मोर इलेक्ट्रोफिलिक इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। यही हमने देखा है, अगर एसिड की प्रेजेंस है तो कार्बोनिल ग्रुप और ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है। रीजन क्या है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, ये कार्बन के ऊपर और ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये बॉन्ड बड़े ही आराम से जो है ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। तो बेसिकली एसिड की प्रेजेंस में कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाती है कार्बोनिल ग्रुप के अंदर। ठीक है भाई, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हैज बीन इंक्रीज्ड ऑन कार्बोनिल के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। यही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, यही सब यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है। हेंस इट हैज बिकम मोर इलेक्ट्रोफिलिक, इसलिए कार्बोनिल का कार्बन और ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बन गया है। न्यूक्लियोफाइल्स अटैक विल हैपन इजीली, न्यूक्लियोफाइल का अगर अटैक अब यहाँ पर करवाना होगा तो वो और भी ज्यादा आसानी से होगा। रीजन क्या है, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, तो अब अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है तो बड़े आराम से यहाँ पर अटैक करेगा, क्योंकि ये बॉन्ड बड़े आराम से ऑक्सीजन की तरफ भी टूट सकता है। तो ये था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट है, किसी बाहर के सहारे की इसको जरूरत होती है, अपने आप मॉलिक्यूल में नहीं लगता, कोई आउटर रिएजेंट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पर हैं, चारों ही इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर गैदर किए हैं। तो जल्दी से करते हैं स्टार्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग पहले से सोल्व करने की कोशिश करेंगे और बाद में अपने आंसर्स को मैच करेंगे। देखो, ए टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन ए सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आखिर क्या कारण है कि जो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन होता है, टर्शरी ब्यूटाइल मतलब एक कार्बन के ऊपर 3 लगे हैं मिथाइल ग्रुप, और बेसिकली ब्यूटाइल के अंदर जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो टर्शरी है, यही मतलब होता है टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन का।
वो ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन से। सेकेंडरी ब्यूटाइल का क्या मतलब हुआ, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो सेकेंडरी है, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। यहाँ पर जो कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है वो सेकेंडरी है। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या कारण है, देखो भाई, कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो मेजरली देखी जाती है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। हाइपर कॉन्जुगेशन अगर हम लोग यहाँ पर एनालाइज करेंगे तो देखो, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर देखो, ये कार्बन हमारा मेन है, इससे नेक्स्ट जो कार्बन है उसे बोला जाएगा प्राइमरी कार्बन या फिर अल्फा कार्बन। तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, टोटल हो गए हैं यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसलिए 9 बार यहाँ पर एक तरीके से प्लस एच इफेक्ट लग सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन लग सकता है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन में 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर टोटल हुए सिर्फ 5 अल्फा हाइड्रोजन। मतलब कि 5 बार ही हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर लग सकता है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन वहां पर होता है, उतना ही ज्यादा चार्ज का सेपरेशन हो जाता है, फैलाव हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाती है पॉजिटिव चार्ज की, और उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। जितने अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी, इस रीजन से ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन विल बी द रियल रीजन। नेक्स्ट देखते हैं द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अमंग द फॉलोइंग इज। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है, कैसे देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन से देखेंगे। वैसे भी यहाँ पर मेसोमेरिक वगैरह तो लग नहीं रहा, ठीक है। देखते हैं भाई, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने हैं। इस कार्बन पर है पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया इसका अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन है लेकिन इसके ऊपर कोई डायरेक्टली हाइड्रोजन नहीं लगा। लेफ्ट वाले कार्बन पर सिर्फ मिथाइल ग्रुप लगे हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, ओनली 3। नेक्स्ट देखते हैं, इस कार्बन पर है पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों बीच के अल्फा हाइड्रोजन हुए, ये दोनों बीच के अल्फा हाइड्रोजन हुए, टोटल अल्फा हाइड्रोजन हो गए हैं 4, 4 अल्फा हाइड्रोजन्स। ऑप्शन सी देखते हैं, इस कार्बन पर है पॉजिटिव चार्ज, ये हो गए हैं इसके अल्फा हाइड्रोजन 2 और ये हो गए 3, तो टोटल यहाँ पर हो गए हैं 5 अल्फा हाइड्रोजन्स। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, इस कार्बन पर है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए ये कार्बन हो गया है इसका अल्फा कार्बन, और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए हैं ओनली 2, तो 2 ही अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर हैं। कौन स्टेबल होगा, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होंगे, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। इन सभी स्पीशीज को अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह लगा दिया जाए तो माइनस आई इफेक्ट किसका कितना कम ज्यादा होगा वो हमें देखना है। देखो भाई, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो मैंने आपको करवाए थे उससे भी पहले मैंने करवाए थे प्राइमरी इफेक्ट। प्राइमरी इफेक्ट में 2 सबसे मेन थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज। इन दोनों का फैक्टर आपको समझना बहुत जरूरी था। सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट करवाने से पहले मैंने इनको कराया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज कहाँ पर लगाना होता था इन इफेक्ट को, ये भी मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट हमें सिर्फ वहीं पर लगाना होता है जहां पर सभी एटम सेम पीरियड के हों। यहाँ पर भी वही केस है, देखो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, तीनों ही सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं क्योंकि पीरियड सेम है पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर यहाँ पर लगेगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर क्या बोलता है भाई, कोई एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ही फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचेगा, उतनी ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी बढ़ जाएगी, उतना ही ज्यादा उसका माइनस आई इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर अगर देखें, ये जो टेढ़ा सा एक्स होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है कुछ इस तरीके से, नाइट्रोजन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर है ऑक्सीजन, फिर है फ्लोरीन। यही एटम है जो कि मेनली हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे। तो यहाँ पर फ्लोरीन जो है उसका माइनस आई इफेक्ट भी इतना ही होगा। देखो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर भी वही होगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। माइनस आई इफेक्ट का मतलब भी होता है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचना, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब भी होता है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचना। तो यहाँ पर क्या ऑर्डर हो जाएगा भाई, देखो फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर एल्कोक्साइड, उसके बाद में अमीन, तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर देखो भाई,
एक और ऑप्शन है जो मुझे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी। इसके अंदर क्या है, क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। ये भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, थ्योरेटिकली बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए और बी दोनों सही जवाब हैं। अगर आपने नीट 2018 या फिर 1998 दिया होता तो दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट माने जाते। ये कोई एमएसक्यू नहीं है, ये एमसीक्यू ही है। नीट में एमसीक्यू ही पूछे जाते हैं, तो इस वजह से ये दोनों ऑप्शन ही आपके लिए करेक्ट हैं, बाकी नहीं है, बाकी गलत जवाब हैं। ठीक है भाई, ये हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायंस इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकैटायन होगा आपके हिसाब से? देखो भाई, कार्बोकैटायन है तो आप लोगों को एक बात तो समझनी चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता, फॉर एग्जांपल CH3 लगा होता, हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट कर देता। अगर कोई मिथोक्सी ग्रुप लगा होता तो +M लगा के डोनेट कर देता। हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता तो वो भी +M लगाता। तो बेसिकली अगर ये ग्रुप लगे होते तो वो +H या फिर +M लगा के कार्बोकैटायन को स्टेबल करते। लेकिन यहाँ पर लगा है NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, ये लगाता है -I और -M। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझो भाई, नाइट्रो ग्रुप जो है वो -M इफेक्ट तो चारों ही मॉलिक्यूल में लगाएगा और चारों में ही बराबर मात्रा में लगाएगा, लेकिन डिफरेंस कहां पर आएगा? नाइट्रो ग्रुप के -I इफेक्ट में। नाइट्रो ग्रुप के अंदर बेसिकली क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस वजह से नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है और ये -I इफेक्ट बहुत ज्यादा लगाता है। अब इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो हमें पता है भाई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट मतलब डिस्टेंस जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी ग्रुप से उतना ही इफेक्ट का असर कम होता जाएगा, एक तरीके से फीका पड़ता जाएगा हमारा -I इफेक्ट। तो यहाँ पर देखो, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है -I इफेक्ट की वजह से। पॉजिटिव चार्ज इससे कितना दूर है? देखो 1 2 3 कार्बन दूर है। यहाँ पर बिल्कुल पहले ही कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। एक तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर और उसके ऊपर से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी खींची जा रही है, तो बहुत ही अनस्टेबल बन जाएगा। ऑप्शन ए भी बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, बी तो और भी ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखो, पॉजिटिव चार्ज कितना दूर है नाइट्रो ग्रुप से? 4 कार्बन दूर है। और ऑप्शन डी में देखें तो बिल्कुल ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इसलिए ऑप्शन डी भी बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रो ग्रुप से जितना दूर रहेगा ना उतना ही -I इफेक्ट कम लगेगा नाइट्रो ग्रुप का और उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी मॉलिक्यूल के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में जो पॉजिटिव चार्ज है वो सबसे ज्यादा दूर है नाइट्रो ग्रुप से, इसलिए -I इफेक्ट उतना नहीं लगा पाएगा नाइट्रो ग्रुप, इसलिए यही हो जाएगा सबसे स्टेबल और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ट्रीटमेंट ऑफ साइक्लोपेंटेनोन विद मिथाइल लिथियम गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज? ये हमारे पास साइक्लोपेंटेनोन है, इसकी रिएक्शन हमने करवाई मिथाइल लिथियम के साथ, बताओ क्या मिलेगा? देखो भाई, कुछ इस तरीके का कार्बोनिल ग्रुप है। अभी आप लोगों को मैंने ना केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड सिर्फ एक बात समझाई है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच रीजन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन की तरफ मूव करते हैं। अगर ये बात आप लोग देखना सीख लें, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन रिचनेस कहाँ पे है, ये दो चीजें अगर देखनी आप लोग सीख लें मॉलिक्यूल में, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई भी रिएक्शन करवा सकते हो। यहाँ पर देखते हैं मिथाइल लिथियम। मिथाइल लिथियम मतलब मिथाइल ग्रुप का एक बॉन्ड है लिथियम के साथ। यहाँ पर अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो सबसे पहली बात तो समझो भाई, लिथियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसके ऊपर होता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है लिथियम से, इसलिए इस पर होता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अब हमें बताना है कि कौन सी स्पीसीज यहाँ पर बनेगी। देखो भाई, लिथियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। मिथाइल इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। कार्बोनिल के अंदर देखो, ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। कार्बन क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा है इसलिए इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन रिच कहां पर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहां पर है, हम लोग समझ गए। आगे क्या होगा भाई, इस ऑक्सीजन का अटैक होगा लिथियम के ऊपर, जिसकी वजह से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा मिथाइल की तरफ। यही सिंपल सी रिएक्शन होगी, आप लोग पूरा साइक्लिक तरीके से इसको दिखा सकते हो। ऑक्सीजन के साथ में लिथियम लग गया और यहां पर आके
आ गया पॉजिटिव चार्ज, CH3 के ऊपर आ गया है नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात देखो भाई, कार्बन कार्बन का बॉन्ड बड़ा ही जल्दी बन जाएगा। क्या बन गया? ऑक्सीजन लिथियम, और यहाँ पर आके लग गया मिथाइल। सिंपल सा काम मैंने किया है, इलेक्ट्रॉन रिच जगह से इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाया है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जगह पर। ठीक है भाई। अब यहाँ पर एक चीज और देखो भाई, ऑक्सीजन और लिथियम, ऑक्सीजन बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लिथियम बहुत ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन की एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जब बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, ऑक्सीजन और लिथियम बहुत ज्यादा डिफरेंट तरह के एलिमेंट हैं। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लिथियम बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हमने पढ़ा है भाई केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत हो जाता है तो कोवेलेंट बॉन्ड में बहुत ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर आ जाता है। एक तरीके से सीधा मैं बताऊं तो ऑक्सीजन लिथियम का बॉन्ड कोवेलेंट कम होगा, आयोनिक ज्यादा होगा। तो इसको हम लोग एक आयोनिक बॉन्ड की तरह दिखाएंगे तो वो ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, लिथियम पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना है कि लिथियम बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ऑक्सीजन बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का पूरा ट्रांसफर मैंने दिखा दिया। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि ये स्पीसीज है भाई जो बन गई है हमारे पास इस रिएक्शन से। यही हमें बताना था कौन सी स्पीसीज जो है बनेगी। तो यहाँ पर कौन सी स्पीसीज बनी है देखो, क्या कैटायन बना है? जी नहीं। रेडिकल नहीं बना, बाई रेडिकल नहीं बना, यहाँ पर हमारे पास बना है एक एनायन। तो इसको बेसिकली बोला जाता है साइक्लोपेंटेनोइल एनायन। एनायन मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को एनायन बोला जाता है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को कैटायन बोला जाता है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फॉर ए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन टू टेक प्लेस। हमें यहाँ पर एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करवानी है। न्यूक्लियोफिलिक मतलब एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आएगा और अटैक करके इस क्लोरीन को बाहर कर देगा। ठीक है भाई। तो कौन सी रिएक्शन जो है वो सबसे ज्यादा बढ़िया है? देखो सबसे पहले तो इन्होंने क्या दिखाया है, मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, ये तो सब में ही लगेगा, कॉमन है। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान से समझना भाई, न्यूक्लियोफाइल मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज है, ये कहां पर अटैक करेगा? तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है। देखो अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का सिस्टम है, यहाँ पर एक लिविंग ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफाइल ना दो तरीके से रिएक्शन कर सकता है। पहला तरीका ये होता है कि वो डायरेक्टली यहाँ पर अटैक कर दे, जिसकी वजह से क्लोरीन हो जाए बाहर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सीधा सीधा हमारा न्यूक्लियोफाइल आके लग जाएगा, क्लोरीन एक लिविंग ग्रुप की तरह काम कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। दूसरा एक और तरीका होता है इस रिएक्शन को करवाने का, क्या? कुछ इस तरीके से, मान लो हम लोग न्यूक्लियोफाइल का अटैक दिखा देते हैं इस कार्बन पे, जिसकी वजह से क्या हो, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ मूव कर जाए और फिर ये क्लोरीन बाहर हो जाए। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा? कुछ कुछ वैसा ही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन मैकेनिज्म आप लोग समझ सकते हो डिफरेंट है दोनों का। ये जो फर्स्ट मैकेनिज्म मैं आपको बोलूं अगर, तो फर्स्ट मैकेनिज्म दिखाया गया है ऑप्शन नंबर सी में, और अगर मैं यहाँ पर इस सेकंड मैकेनिज्म की बात करूं तो ये आपको दिखाया गया है ऑप्शन नंबर ए में। अब यहाँ पर देखो भाई, क्या ऑप्शन ए में ही दिखाया है? जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए में ही इसको दिखाया गया है। अब यहाँ पर ऑप्शन बी में देखो, पाई बॉन्ड तो मूव करा है लेकिन लिविंग ग्रुप इन्होंने निकाला ही नहीं, ये गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पर कौन सा मैकेनिज्म सही होगा? तो ये बात आप लोग बहुत ध्यान से समझना भाई। अगर हमारे पास कहीं पर भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, जैसे कि यहाँ पर था, देखो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन जो है उसके ऊपर लगा है कोई लिविंग ग्रुप, जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, तो ऐसे केसेस में पता क्या होता है, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत जल्दी होती है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक सीधा इस कार्बन पे होता है जो कि sp2 के अल्फा पे कार्बन है। बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के अल्फा कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत फास्ट होती है। इसके अपने रीजंस हैं, हायर क्लासेज में ही आप लोग समझ पाओगे इस चीज को। एक बुक होती है क्लेडन, उसके अंदर इसको बड़े बढ़िया से एक्सप्लेन भी किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ भाई, अटैक यहीं पर होगा, क्लोरीन जिस कार्बन पर डायरेक्टली लगा है उसके ऊपर डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, बहुत ही फास्ट स्टेप ये होगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के लिए कौन सी सबसे बेस्ट होगी?
ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। सीधी सी बात है, यहाँ से अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है शिफ्ट कर जाएगी कुछ इस तरीके से, और क्लोरीन यहाँ पर हो जाएगा बाहर। बेसिकली जब आप लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि आएगा क्लास 12th में हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स वाले चैप्टर में, तब वहां पर आपको समझ में आएगा SN1 और SN2 का डिफरेंस। तो बेसिकली यहाँ पर रिएक्शन होती है भाई SN1, मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक बाद में होता है, क्लोरीन पहले ही रिमूव हो जाता है। इसको आप लोग और डिटेल में समझेंगे, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। रीजन इसका आप लोग समझ सकते हो, SN1 मैकेनिज्म। ठीक है भाई, यहाँ पर बेसिकली अगर ये एल्कीन ऑलरेडी प्रेजेंट है प्लस M इफेक्ट लगाने के लिए तो क्लोरीन पहले ही रिमूव हो जाएगा, एक कार्बोकैटायन यहाँ पर क्रिएट होगा और अगले स्टेप में फिर रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो इस तरीके से कुछ ये होती है रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स हाइपर कॉन्जुगेशन अकर्स इन। यहाँ पर दिया हुआ है हमें ये मॉलिक्यूल और दो मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल हमको दिए हुए हैं। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पर हमें बताना है हाइपर कॉन्जुगेशन किसके अंदर होगी। तो देखो भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए एक ही चीज रिक्वायर्ड होती है, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन जहां जहां पर होंगे जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद एक पाई बॉन्ड बना पाएंगे, डबल बॉन्ड बना पाएंगे, वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगी। ऑप्शन 1 में देखो, इस कार्बन पर है फ्री रेडिकल, ये दोनों इसके हो गए अल्फा कार्बन, इन दोनों ही अल्फा कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है कनेक्टेड, इसलिए यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस वजह से फर्स्ट में तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगी। अगर किसी ऑप्शन में फर्स्ट दिया हुआ है तो वो तो है रॉन्ग आंसर। ठीक है भाई, सेकंड में देखो, यहाँ पर कार्बन के ऊपर लगे हुए हैं डायरेक्टली क्या, फिनाइल ग्रुप। यहाँ पर फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं। अगर कार्बन पे रेडिकल है और यहाँ पर इस तरीके से फिनाइल ग्रुप लगा दिया जाए तो ये कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या फिर फ्री रेडिकल है, और ये हो गया है इसका अल्फा कार्बन, इसके ऊपर भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 0 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। अगर किसी ऑप्शन में सेकंड दिया हुआ है तो वो है गलत जवाब। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ जो सी मॉलिक्यूल है उसी के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। रीजन क्या है, देखो इस कार्बन के ऊपर है फ्री रेडिकल, ये हो गया है इसका अल्फा कार्बन, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है। अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन है तो वहां पर हो सकती है हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं भाई, एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर भी है लेकिन वो जो है हाइपर कॉन्जुगेशन में नहीं जा पाता, क्योंकि यहाँ पर अगर ये हाइपर कॉन्जुगेशन हम लोग दिखा रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो ये मॉलिक्यूल कुछ कुछ इस तरह का बन जाएगा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये जो कार्बन एटम यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ब्रिजिंग कार्बन है, दो रिंग्स को आपस में ब्रिज कर रहा है, आपस में जोड़ रहा है। ऐसे कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, इसलिए ये वाला हाइड्रोजन तो नहीं जा पाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन में, लेकिन ये वाला जा पाएगा। तो ऑप्शन सी ही ऐसा है जिसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर हमें क्या करना है, देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड आयोनाइजेशन शैल गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। यहाँ पर अगर कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड को हम लोग तोड़ दें तो सबसे स्टेबल आयन किसमें बनेगा। देखो भाई, अगर यहाँ पर हम लोग क्लोरीन को रिमूव करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोनियम आयन पॉजिटिव चार्ज को ही बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। आप लोग इमेजिन कर लो क्लोरीन यहाँ पर है ही नहीं, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर ऑप्शन डी में क्लोरीन को हटाते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर ऑप्शन सी से क्लोरीन को हटाते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्या करना है, अब स्टेबिलिटी देखनी है। देखो भाई, यहाँ पर ये जो कार्बन होगा ऑप्शन ए के अंदर, वो किस इफेक्ट की वजह से स्टेबल होगा, वो स्टेबल होगा रेजोनेंस की वजह से। ये जो बेंजीन की रिंग लगी हुई है ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर दे देगी, और यहाँ पर बेसिकली एक कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अभी भी है। जब ये पॉजिटिव चार्ज रोटेट करेगा रिंग के अंदर तो 3 कार्बन एटम्स के ऊपर जो है ये आ जाएगा। तो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ऑप्शन बी में लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचता है, -m से भी और -I से भी। यहाँ पर -I ये लगाएगा और ज्यादा अनस्टेबल बना देगा। हमें क्या बताना है, मोस्ट स्टेबल बताना है। तो ये तो भाई बिल्कुल ही अनस्टेबल हो गया, -I इफेक्ट लग रहा है, ये तो बहुत ही अनस्टेबल हो गया।
ऑप्शन सी में देखो, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और 2 लगे हुए हैं मिथाइल ग्रुप अल्फा पर, दोनों पे 3-3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर बेसिकली 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर, तो इस वजह से ये भी थोड़ा सा स्टेबल होगा। ऑप्शन डी में देखो, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और 3 अल्फा कार्बन इसके ऊपर है, टोटल अल्फा हाइड्रोजन हो गए हैं 9, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, यही होगा सबसे ज्यादा स्टेबल। ऑप्शन डी विल गिव द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन, ऑप्शन डी विल गिव द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको समझाने वाला हूं भाई, हमने ये बोला था कि मेसोमेरिक इफेक्ट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद होती है हाइपर कॉन्जुगेशन की, उसके बाद लास्ट में हम लोग देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट की और रेजोनेंस की बिल्कुल सेम ही होती है। यहाँ पर देखो, रेजोनेंस हो रहा है या फिर इंडक्टिव हो रहा है या फिर मेसोमेरिक हो रहा है या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये देखना कि कितना हो रहा है, एक्सटेंट कितना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऑप्शन ए में रेजोनेंस था और ऑप्शन डी में हाइपर कॉन्जुगेशन था, तो प्रायोरिटी के हिसाब से हम लोग क्या देखते हैं भाई, रेजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें ये भी देखना होता है प्रायोरिटी के साथ कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो एक प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने लिखवाया है, इसी के ऊपर एक और स्टेप आपको लिखना है। 9 हाइपर कॉन्जुगेशन अगर हो रहे हो तो वो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबिलिटी देते हैं। भले ही रेजोनेंस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है हाइपर कॉन्जुगेशन से, लेकिन ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन होता है ना, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। रीजन क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन है, बहुत ही सिमेट्रिक मॉलिक्यूल ये होता है। एक तरीके से जब इसमें डबल बॉन्ड बनता है हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद, तो पूरी ट्राइगोनल प्लेनर जो है शेप बन जाती है। ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है इसी वजह से। ऑप्शन डी इज वेरी स्टेबल। इससे भी स्टेबल एक स्पीसीज होती है, वो होती है ये साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप जो होता है, वो डांसिंग रेजोनेंस की वजह से इस कार्बोकैटायन को स्टेबल कर देता है। तो ये भी बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल। ये टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन से भी ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है भाई, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 9th क्वेश्चन, ये और कर लेते हैं। देखो, द रेडिकल इज एरोमेटिक बिकॉज इट हैज, बेंजाइलिक रेडिकल हमें दिया गया है, ये क्यों इतना स्टेबल है भाई, एरोमेटिक क्यों है। देखो, एरोमेटिक में ना एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी वो एरोमेटिक होगा। उसी के साथ साथ जहां जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस की वजह से मूव कर सकती है, वो प्लेनर होना चाहिए। सारे के सारे पी ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। 6 के 6 कार्बन एटम प्लेनर होना चाहिए। तो अगर ये एरोमेटिक है तो मतलब इसमें क्या होगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। 4n+2 मतलब अगर n की जगह पे हम लोग 0 रख दें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर n की जगह पर अगर हम लोग 1 रख देंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 2, 6, 10, 14, 18, अगर ये नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन किसी स्पीसीज में है तो वो स्टेबल होगा, वो एरोमेटिक हो जाएगा। अगर इसको एरोमेटिक बोल रहे हैं तो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 नहीं होंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई, 6 हो गए। मतलब ऑप्शन नंबर सी या फिर डी में से ही कोई ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर पी ऑर्बिटल कितने हैं ये भी हमें बताना है। देखो भाई, पी ऑर्बिटल यहाँ पर कितने होंगे, देखो अभी हम आपको बताते हैं। इन 6 कार्बन्स के बीच में हो रहा है रेजोनेंस, मतलब इन सब के अंदर तो जरूर पी ऑर्बिटल होगा, है ना, इनके अंदर तो पक्का पी ऑर्बिटल होने वाला है। कैसे होगा, देखो, इन 6 के 6 कार्बन एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। देखो मैं यहाँ पर आपको फिर से ड्रॉ करके बताता हूँ। इन 6 के 6 कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। यहाँ पर है CH2 जिसके ऊपर है रेडिकल। ठीक है भाई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब एक पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गया। यहाँ पर कुछ इस तरीके से 6 के 6 कार्बन एटम्स के ऊपर एक एक पी ऑर्बिटल रहेगा। अब ये पी ऑर्बिटल जो है पाई बॉन्ड बना सकते हैं, ऐसे इन दोनों ने बना लिया, इन दोनों ने बना लिया और इन दोनों ने भी बना लिया, साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पी ऑर्बिटल जो है बना लिया। इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होते हैं, कॉन्जुगेशन में होते हैं, रेजोनेंस में होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाता है भाई, एरोमेटिक सिस्टम बन जाता है। अब हमें देखना है नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल कितने हैं। देखो 6 पी ऑर्बिटल तो यहीं पर हो गए।
अब आप लोग एक बात ध्यान से समझना भाई, अगर हम लोग ये बोलें कि इस कार्बन का जो लोन पेयर है ये एक p ऑर्बिटल में है, अगर ये p ऑर्बिटल में हम लोग बोल रहे हैं तो ये p ऑर्बिटल इस रिंग के बिल्कुल पैरेलल में आ जाएगा और ये भी रेजोनेंस में आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएंगे। यहाँ पर ये एरोमेटिक ही नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास p ऑर्बिटल में है। इंस्टेड क्या होता है भाई, यहाँ पर CH2 रेडिकल के अंदर जो कार्बन एटम है इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, कुछ इस तरीके की हाइब्रिडाइजेशन इसकी होती है। तो बेसिकली ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये भी sp3 ऑर्बिटल ने बनाया है, ये दोनों हाइड्रोजन के साथ भी दो बॉन्ड है वो sp3 ऑर्बिटल ने बनाए हैं, और ये जो रेडिकल वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना ये भी एक sp3 ऑर्बिटल में है, p ऑर्बिटल में नहीं है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि p ऑर्बिटल अगर होगा तो वो रेजोनेंस में जाएगा, ये सिस्टम एरोमेटिक ही नहीं रहेगा। लेकिन हमें बोला गया है कि ये एरोमेटिक है, क्यों? तो बेसिकली हम लोग समझ गए ये जो लोन पेयर है ये p ऑर्बिटल में नहीं है, लोन पेयर नहीं सॉरी, ये जो रेडिकल है ये p ऑर्बिटल में नहीं है, ये sp3 ऑर्बिटल में है। तो टोटल p ऑर्बिटल कितने हो गए, वो भी 6 ही हुए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसके अंदर क्या है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कार्बोकैटायन है, हाइपर कॉन्जुगेशन से हम लोग स्टेबिलिटी देख सकते हैं, बारी बारी से काउंट करते हैं। अल्फा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ओनली 2। ऑप्शन नंबर 2 में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें है 9। ऑप्शन नंबर सी में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है ओनली 3 दूनी 6। ऑप्शन नंबर डी में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ओनली 3। ऑप्शन नंबर 5 में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 0। बस गिनती हमने कर ली है, अब कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है ये आपको देखना आना चाहिए। ठीक है भाई, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा सेकंड वाला, उसके बाद हो जाएगा थर्ड वाला, आंसर हमारा यहीं से निकल चुका है। उसके बाद हो जाएगा फोर्थ वाला, उसके बाद हो जाएगा हमारे पास सेकंड, हमने कुछ गड़बड़ नहीं की है यहाँ पर, फर्स्ट वाला, हाँ फर्स्ट वाला होगा। उसके बाद में लास्ट में आएगा हमारा फिफ्थ वाला। कुछ इस तरीके से स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा। मैंने यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बजाय क्या किया भाई, मैंने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के हिसाब से इनको अरेंज कर दिया। हम लोग ऑप्शंस के हिसाब से इनको अरेंज करेंगे। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सेकंड वाला, दिस इज द मोस्ट स्टेबल। ऑप्शन डी तो हो गया है गलत। उसके बाद में कौन सा स्टेबल होगा, थर्ड वाला, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद में कौन स्टेबल होगा, अच्छा एक और गड़बड़ यहाँ पर हो गई है, हमने इन 2 मिथाइल ग्रुप्स को इग्नोर कर दिया है। इस वजह से क्या होगा भाई, यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, देखो 3 और 3 6 और 2 8, यहाँ पर 8 होंगे 2 नहीं होंगे, माई मिस्टेक। अब फिर से काउंट करते हैं भाई, अभी फाइनली हमारा क्वेश्चन सही हो गया है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद ऑप्शन नंबर 1, उसके बाद ऑप्शन नंबर हमारे पास 3, उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 और उसके बाद हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर 5। तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। रीजन क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ही बस आपको काउंट करने हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया है करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए सही हो गया है ना, 5 4 3 1 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11। होमोलाइटिक फिजन ऑफ द फॉलोइंग एल्केन्स फॉर्म फ्री रेडिकल्स, इनकी हम लोग होमोलिटिक क्लीवेज करवा रहे हैं जिसकी वजह से रेडिकल बन रहे हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द रेडिकल्स इज, रेडिकल्स की स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। देखो रेडिकल कौन से बनेंगे, सबसे पहले तो वो देखो CH3 इसकी होमोलिटिक क्लीवेज से हमारे पास 2 रेडिकल बन सकते हैं। एक हमारे पास बन सकता है CH3 रेडिकल, एक बन सकता है CH2 रेडिकल। ऑप्शन बी में देखो, यहां पर देखो भाई, हमें टोटल जितने भी रेडिकल बन सकते हैं वो देखना है। CH3 बन सकता है, CH3 CH2 बन सकता है। इसके अंदर से वापिस से वही वाले रेडिकल बना के फायदा नहीं है, क्योंकि वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। नया रेडिकल कौन सा बन सकता है इस प्रोपेन से, वो बन सकता है CH3 CH2 रेडिकल। यहाँ पर दिया हुआ है भाई ये एक तरीके से सेकेंडरी ब्यूटेन,
यहाँ पर कौन सा रेडिकल बन सकता है नया, तो देखो यहाँ पर बन सकता है बेसिकली CH3 होल ट्वाइस रेडिकल, CH2 CH3 ये बन सकता है। तो बेसिकली वेरियस रेडिकल्स यहाँ पर बन सकते हैं। हमें बताना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे देखेंगे भाई, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के हिसाब से इन डिफरेंट रेडिकल्स का जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बन सकता है वो कुछ ऐसा बनेगा भाई। देखो सबसे पहले ऑप्शन ए देखते हैं। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है 9, तो ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल ही होना चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है 2 4 6 8, तो ये भी ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। इसको सबसे कम स्टेबल दिखाया गया है। ये वाला जो रेडिकल है, ये वाला जो रेडिकल है, इन दोनों से ही ज्यादा स्टेबल होना चाहिए ये वाला रेडिकल, इसलिए ऑप्शन ए तो हो गया है गलत। ऑप्शन बी हमारा देखते हैं भाई। यहाँ पर है 9 अल्फा हाइड्रोजन, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर हमारे पास है 8 अल्फा हाइड्रोजन, ये उसके बाद सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर हमारे पास है 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर है सिर्फ 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन का ऑर्डर क्या हो गया, 3 6 8 9, यही सही ऑर्डर होना चाहिए स्टेबिलिटी का भी। तो बेसिकली डिफरेंट रेडिकल जो बन सकते हैं इन ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स में होमोलिटिक क्लीवेज होने से उन सब की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो गया, 4 रेडिकल बनेंगे, चारों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया है ऑप्शन बी के हिसाब से। ठीक है भाई, आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें क्या बताना है, देखो द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस इन द फॉलोइंग, इनके अंदर स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमको बताना है। तो देखो भाई यहाँ पर क्या डिफरेंस है, किस चीज में डिफरेंस है, यहाँ पर जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर डिफरेंस है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हम जानते हैं भाई, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होती है। सीधा सीधा अगर मैं बताऊं तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, sp2 थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और sp3 कार्बन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो यहाँ पर वही हमें देखना है। देखो ऑप्शन ए के अंदर कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब s कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज को बड़ी ही आसानी से होल्ड कर पाएगा अपने ऊपर। तो फर्स्ट वाला तो हो गया है सबसे ज्यादा स्टेबल, फर्स्ट वाला हो गया है सबसे ज्यादा स्टेबल। सेकंड में देखो यहाँ पर क्या है, sp2 कार्बन है, यहाँ पर भी क्या है, sp2 कार्बन है, थर्ड ऑप्शन में भी। तो इनकी स्टेबिलिटी को एक बार के लिए हम लोग इग्नोर करते हैं, ऑलमोस्ट बराबर लिख देते हैं। सबसे कम किसकी होनी चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए मॉलिक्यूल नंबर 4 की। तो फर्स्ट की सबसे ज्यादा, फोर्थ की सबसे कम, फर्स्ट की ज्यादा फोर्थ की कम, ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। फर्स्ट की ज्यादा फोर्थ की कम, ये ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। लेकिन ए और डी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकते, बी और सी में से ही हमारा आंसर जो है मिलेगा। अब बात ये आती है भाई कि सेकंड में और थर्ड में, इन दोनों ही ऑप्शन में क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इनको कैसे कंपेयर करें। तो देखो भाई यहाँ पर देखेंगे आप लोग चेन के अंदर कितने कार्बन हैं, जो कि एक तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट लगा सकते हैं, और ऑप्शन नंबर 3 के अंदर कितने कार्बन है। ठीक है, सेकंड के अंदर देखो, सेकंड मॉलिक्यूल के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो भी रेजोनेंस में नहीं जाने वाला, और थर्ड में तो रेजोनेंस होगा ही नहीं, मेसोमेरिक वगैरह में भी ये नहीं जाने वाला। मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है सेकंड और थर्ड मॉलिक्यूल में, दोनों ही सिंगल कार्बन एटम के ऊपर सिचुएटेड है, कहीं पर भी ये डिलोकलाइज नहीं हो रहे, एक ही कार्बन एटम पर है। डिफरेंस यहाँ पर आपको दिखेगा पूरे ओवरऑल मॉलिक्यूल में। सेकंड मॉलिक्यूल जो है ये एरोमेटिक है, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो सेकंड मस्ट बी मोर स्टेबल देन द थर्ड वन, तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑर्डर। फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल, फोर्थ सबसे कम स्टेबल, 1 2 3 4 ये हो जाएगा ऑर्डर। कौन से मॉलिक्यूल में, कौन से ऑप्शन में सही है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर सही जवाब दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होगा, ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13। देखो कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ही काउंट करने हैं। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6 है, ये हो जाएगा सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चन नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिन्हें हमने सोल्व किया है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग, बाय गाइज।